हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस समय कई सारी मेजर अपडेट्स आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र और भारत, इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर। उसके बाद अगली अपडेट आ रही है इटली से, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बारे में। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्टेटमेंट जारी की है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से जो बाइडेन ने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस में पिछले कल यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज की एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में फ़लस्तीन के रेफ्यूजीज के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया। फ़लस्तीन के लोगों के लिए रखी गई इस मीटिंग में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए गए डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस आर रविंदर सर। टॉप लेवल डिप्लोमेट को इस मीटिंग में भेजकर भारत ने न सिर्फ फ़लस्तीन के कॉज के लिए अपनी सीरियसनेस और सपोर्ट दिखाई, बल्कि भारत की तरफ से जो आर रविंदर सर ने मीटिंग में स्टेटमेंट दी हैं, उसमें उन्होंने दुनिया के बाकी देशों को बताया कि फ़लस्तीन के लिए भारत की सरकार ने अभी तक क्या क्या फैसले किए हैं और भारत आगे क्या क्या करने जा रहा है। हालांकि भारत ने भी यहाँ पर इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बैलेंसिंग अप्रोच को अपनाने की कोशिश की, और आप खुद ही आंकलन करिए कि भारत की स्टेटमेंट प्रो फ़लस्तीन थी, इजराइल के पक्ष में थी या फिर न्यूट्रल थी। आर रविंदर सर ने भारत को रिप्रेजेंट करते हुए कहा कि भारत फ़लस्तीन के लोगों का एक बहुत ही भरोसेमंद डेवलपमेंट पार्टनर है। हमने फ़लस्तीन के अंदर वहाँ पर कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अभी तक फ़लस्तीन को $120 मिलियन की सहायता दे दी है, यानी कि 1000 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड भारतीय सरकार ने फ़लस्तीन के लोगों के लिए भेज दी है, जिसमें से $35 मिलियन भारत ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को डायरेक्ट तौर पर दे दिए हैं। ये पैसा तो चलो भारत ने फ़लस्तीन के कॉज के लिए दिया है। आप में से शायद ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि भारतीय सरकार हर साल फ़लस्तीन के लोगों के लिए अपनी तरफ से फंडिंग प्रोवाइड करती है, और आर रविंदर सर ने उस अमाउंट को भी यूनाइटेड नेशन में इस मीटिंग के सामने रखा। आर रविंदर सर ने कहा कि भारत साल 2018 के बाद से ही फ़लस्तीन के लोगों के लिए सालाना $5 मिलियन दे रहा है, एंड इसको हम इस साल भी जारी रखेंगे। इस साल की $5 मिलियन की किस्त भी भारत की सरकार फ़लस्तीन के लोगों को अभी भेजने ही वाली है, जिसमें से $2.5 मिलियन आगे आने वाले कुछ ही दिनों में यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आर रविंदर सर ने बताया कि भारत हर साल फ़लस्तीन के 50 स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टोरल स्टडीज करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। फ़लस्तीन के ये 50 स्टूडेंट्स हर साल भारत के खर्चे के ऊपर भारत में हायर स्टडीज करने के लिए आते हैं, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फ़लस्तीन ने भारत से लाइफ सेविंग मेडिसिन और ड्रग्स मांगे हैं, और वो भी भारत की सरकार जल्द फ़लस्तीन के लोगों को प्रोवाइड कर लेगी। और भारत एक बार फिर से दोहराता है कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए टाइम से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की सेफ और सस्टेन्ड सप्लाई जारी रहनी चाहिए, यानी फ़लस्तीन के लोगों को भगवान के भरोसे ना छोड़ा जाए, उनके लिए लगातार मदद जानी चाहिए। इसके साथ ही आर रविंदर सर ने कहा कि भारत ने हमेशा से चाहा है कि इस पूरे फ़लस्तीन मसले का निपटारा बिल्कुल शांति से किया जाए और एक 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए, जहाँ पर इजराइल के साइड बाय साइड फ़लस्तीन भी एक सॉवरन, इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट के तौर के ऊपर अस्तित्व में रहे। इस समय जो गाजा में हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सिविलियंस स्पेशली महिलाओं और बच्चों की मौत के कारण भारत काफी चिंतित है, और भारत इसके सख्त खिलाफ है, यानी कि इजराइल को सिविलियन कैजुअलिटीज तुरंत प्रभाव से रोकनी चाहिए। इसके साथ ही थोड़ा बैलेंस करने के लिए भारत ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था, उस आतंकी हमले की भी हम उतनी जोर से निंदा करते हैं, और भारत का मानना है कि इजराइल के होस्टेजेस को जल्दी से रिलीज कर दिया जाना चाहिए। ये थी भारत की स्टेटमेंट। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इटली को लेकर। न्यूज़ आ रही है कि भारत सरकार के प्रेशर के बाद इटली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना क्रैकडाउन काफ़ी तेज़ कर दिया है। आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले जून में इटली में एक खेत में वहाँ पर काम करने वाले सतनाम सिंह की एक इंडियन व्यक्ति की मौत हो गई थी। सतनाम सिंह इटली में खेत में काम करता था, एंड एक दिन जब एक्सीडेंट में उसकी बाजू कट गई तो उसके मालिक ने उसकी ट्रीटमेंट करवाना तो दूर की बात है, उसको रोड किनारे छोड़कर वहाँ से भाग गया था और एम्बुलेंस तक को कॉल नहीं की थी। इटली से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि केवल सतनाम सिंह ही नहीं था जिसका इटली में शोषण हो रहा था, बल्कि कई सारे इंडियंस हैं जिनको हाई पेइंग जॉब्स का लालच देकर एजेंट्स ने इटली भेजा, और आज वो वहाँ पर सतनाम सिंह की तरह इटली में स्लेव्स यानी कि गुलामों की तरह लेबरर्स का काम कर रहे हैं। न्यूज़ आ रही है कि इटली की अथॉरिटीज ने ऐसे 33 इंडियंस को रेस्क्यू किया है, जो कि इटली के खेतों में वहाँ पर गुलामों की तरह काम कर रहे थे, जिनको उनके ओनर्स वहाँ पर लगातार अब्यूज कर रहे थे। इन सब से वहाँ पर दिन में 10 से 12 घंटे तक काम करवाया जाता था, और हर घंटे के लिए बस 4 यूरोस पे किए जाते थे, और हफ्ते के 7 दिन वहाँ पर उनको काम करना पड़ता था। न्यूज़ आ रही है कि इनमें से कुछ इंडियंस से तो परमानेंट जॉब के लालच में फ्री में काम करवाया जाता था। इटली में सभी एम्प्लॉयज को अपने वर्कर्स को रजिस्टर करवाना होता है, लेकिन इटालियन ओनर्स भारत से आने वाले इन वर्कर्स को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि फिर इनको ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। इसलिए इटालियंस भारत से आने वाले वर्कर्स को बिना रजिस्ट्रेशन के ही अपने खेतों के ऊपर काम करवाते थे।
कई हफ्तों की सैलरी रोक दी जाती थी, जिसकी वजह से कुछ इंडियंस कम पैसों में भी इटालियन एम्प्लॉयर के पास वहां पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते थे ताकि उनको उनकी पेंडिंग पेमेंट मिल सके। इसके साथ ही इटालियन पुलिस ने एक निराश करने वाली बात यह भी बताई है कि ये जो 33 इंडियंस हैं, इनको भारत के एजेंट्स ने लूटा है। इनसे परमानेंट वर्क परमिट के नाम के ऊपर हर एक से 17,000 यूरोस भी ले लिए, यानी कि 15,50,000 रुपीस इनको चार्ज करके परमानेंट वर्क के नाम पर इनको इटली भेज दिया गया है। आप सोचिए कि 7 समंदर पार भी इटली में एक भारतीय दूसरे भारतीय को लूट रहा है। और आई होप अगर आप कल को किसी भी कारण से विदेश जाते हैं तो वहां पर किसी भी एजेंट या फिर इंडियन के ऊपर भी भरोसा ना करें। आई मीन कि आसानी से विश्वास ना करें, क्या पता कल को वो आपको भी लूटने की कोशिश कर रहा हो। इटालियन पुलिस ने बताया कि वो इस केस को लेकर पूरे देश में कई जगह पर क्रैकडाउन कर रहे हैं और हो सकता है कि रेस्क्यू किए जाने वाले इंडियंस की संख्या आगे भी लगातार बढ़ती रहे। अभी तक नॉर्दर्न इटली में वेरोना प्रोविंस से अभी तक 33 इंडियंस को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका से। न्यूज निकलकर आ रही है कि जो बाइडेन के कारण अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच काफी बंटवारा होते दिख रहा है। कुछ कांग्रेसमैन और सीनेटर्स जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कुछ जो बाइडेन से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में अपना नाम वापस लेने के लिए कह रहे हैं। और न्यूज निकलकर आ रही है कि एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी जो बाइडेन से काफी नाराज चल रहे हैं। रीजन है कि कैंपेन के लिए डोनर्स ने जो 90 मिलियन यूएस डॉलर्स के फंड दिए थे वो अब उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को 90 मिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया है और कई डोनर्स ने डेमोक्रेटिक पार्टी से फंड वापस मांगना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका में भी वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में काफी खर्चा होता है, इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना कैंपेन आगे कंटिन्यू करने के लिए काफी सारे फंड्स चाहिए, जिसकी डेमोक्रेटिक पार्टी को इस समय काफी शॉर्टेज चल रही है। ऊपर से आज सुबह ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। एक स्नाइपर ने उनकी हत्या करने की कोशिश की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि गोली उनके कान को छूकर उनके पास से ही क्रॉस हो गई और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सेफ हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ट्वीट करके एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे दोस्त एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला हुआ है, मैं उससे काफी चिंतित हूं और इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसीज यानी कि राजनीति और लोकतंत्र में वायलेंस और हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की जल्दी रिकवरी की कामना करता हूं और इस हमले में जिन भी लोगों की जान गई है, जो भी अमेरिकन घायल हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मेरे दोस्त कहकर संबोधित किया है। इस हमले के बाद कई देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना सपोर्ट दिया है, क्योंकि अब सबको नजर आ रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा जो बाइडेन से काफी भारी हो गया है। अमेरिकन के बीच लोगों की सिंपैथी और सहानुभूति इस समय डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल साथ है और जो बाइडेन भी पिछले कुछ समय से सटियाते दिखाई दे रहे हैं। फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिबेट में जो बाइडेन का सो जाना हो, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलना हो, या फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कहना हो, जो बाइडेन की उम्र भी अब जवाब देते दिखाई दे रही है। अगर इन केस जो बाइडेन इलेक्शंस जीत भी जाते हैं तो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे और उस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रमोट होकर वहां पर प्रेसिडेंट बन जाएंगी। वैसे ये इमेजिन करना ही पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि रिसेंट हमले के बाद तो अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। हमले के बाद इलॉन मस्क समेत अमेरिका के कई सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ओपनली एंडोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।